चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्सा शायरी को। और वो भी हिस्सा शायरी में जो चूंकि हिस्सा शायरी में हमारे पास सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हमारे सामने में गजल है ना। तो आज हम लोग उसी गजल को पढ़ने वाले हैं। चलिए। अच्छा, आप में से कितनों ने इस सिन्फ का नाम सुन चुका है? आप लोग नाम सुने हैं गजल का? सुन चुके हैं? चलिए, तो बताइए आप लोगों में से कोई एक बताइए किसी की पसंदीदा गजल। आप लोगों की जाहिर सी बात है, कोई ना कोई गजल तो बहुत पसंदीदा होगी। अच्छा, ये तो निसाब में शामिल है। चलिए, अच्छी बात है। तो जबानी याद है या देख के पढ़ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और किसी को जिनको पसंद हो गजल? वाह, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, तो और किसी को? चलिए, गजल रहने देते हैं, शेरो शायरी से किसी और को दिलचस्पी हो? कोई है आप में से? नहीं है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, शेरो शायरी है क्या, पहले इस चीज को समझते हैं। आप पहले इधर देखिए। जैसे उर्दू है, ठीक है। अब उर्दू क्या है, हमारे लिए राब्ते की जबान है, बात करने की। तो उर्दू दो तरह से बोली जाती है या लिखी जाती है, ठीक है। एक तरीका तो नस्र है, और एक तरीका क्या है, शायरी है, ठीक है। ये दो तरीका है बात करने का, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। अब नस्र क्या है और शायरी क्या है? नस्र कहते हैं कलामे गैर मौजू को। किसको? गैर मौजू। अभी मौजू समझा देंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और शायरी जो कहते हैं, शायरी कहते हैं कलामे मौजू को, ठीक है। अब देखिए, ये लफ्ज अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों का डेफिनेशन। मौजू जो बना है वो बना है लफ्ज वजन से, ठीक है। किससे बना है? वजन से। वजन। ये वजन क्या है? अब मान लीजिए, आप अगर दुकान में जाएंगे तो दुकान वाले को आप कहेंगे कि 1 केजी चावल चाहिए। तो वो 1 केजी चावल कैसे देगा? वो 1 केजी चावल देगा इस तरह से कि एक साइड में ये एक बटखरा है। अब इस वाले में वो एक वजन रखेगा, और इस साइड में आपको चावल रखेगा, है ना। और एकदम बराबर करके बैलेंस करके आपको दे देगा, इसी तरह देगा। हाँ। अगर कम दे दिया तो आप तो झगड़ा लगा देंगे, और वो ज्यादा देगा नहीं। तो ये जो बैलेंस किया जाता है, एक साइड में 1 केजी का एक कुछ पत्थर और लोहा नुमा होता है, और 1 केजी आपके साइड में चावल होता है। तो इसको मेजरमेंट भी कहते हैं, वेटेज भी कहते हैं, इस तरह से कुछ भी अंग्रेजी में। तो यही अमल वजन कहलाता है, कि एक चीज का सहारा लेकर के हम लोग जब दूसरे को बराबर करते हैं, वजन। अब कपड़ा लेने वाला मीटर पे वजन करता है कि नहीं? तेल लेने वाला लीटर पे वजन करता है। तो हर एक चीज को नापने के लिए एक पैमाना है कि नहीं? केजी पैमाना है, लीटर पैमाना है, मीटर पैमाना है, उसका किलोमीटर पैमाना है। अब बिजली जो है वाट में है, वो भी पैमाना है। तो हर एक चीज को नापने के लिए एक पैमाना आता है, ठीक है ना। तो शेरो शायरी को भी नापने का पैमाना आता है, जिसको हम लोग वजन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? वजन। अब इसको कैसे नापते हैं? इसको नापने का तरीका होता है, आगे अच्छे से बताएंगे। तो इतना समझ में आ रहा है कि वजन क्या है? शायरी को नापने का पैमाना, ठीक है।
शायरी को इस पे नापा जाता है। अभी जब हम लोग गज़ल को पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा। बस थोड़ा और भी बता देते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल कि शायर के पास एक तराजू है कि आपको ये दिया गया है वजन फाइलुन, ठीक है, क्या दिख रहा है ना फाइलुन, ये दिख रहा है। ये देखिए, मान लीजिए जैसे 1 केजी का एक होता है ना बटखरा हमारे पास, तो ये शायर के पास एक वजन का आ गया पैमाना। अब शायर क्या करेगा, इसी के ऊपर में लफ्ज को वजन करेगा। कैसे? जिंदगी, अगर हम लोग जिंदगी को देखते हैं तो वो इसके वजन पे आ जाता है। कैसे? अब देखिए, फे के ऊपर में जबर है ना, यानी फे हरकत में है। किसी भी हर्फ के ऊपर में अगर जबर जेर पेश हो तो वो हरकत में कहलाता है, ठीक है। क्या होने से? किसी भी हर्फ के ऊपर में अगर जबर जेर पेश है तो वो हरकत में है, और अगर जजम है तो वो साकिन में है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे फे क्या है, फे हरकत में है और अलिफ साकिन में है क्योंकि उसमें जबर जेर नहीं है। उसी तरह से देखिए, जिंदगी में जे के नीचे तो जेर है, ये हरकत में, और नून क्या हो गया, साकिन में। तो दोनों बराबर हुआ, फे अलिफ जे नून। जैसे फे अलिफ जबर फा पढ़ेंगे तो जे नून जेर जिन पढ़ेंगे, है ना। जे के साथ नून को मिला दिए, इस तरह फे के साथ अलिफ को मिला दिए, बराबर हुआ। एन के नीचे में देखिए जेर है, एन के नीचे में जेर है, दाल के नीचे भी जेर है, यानी एन भी हरकत में है, दाल भी हरकत में है, बराबर हो गया। लाम भी हरकत में है, यहाँ पे गाफ भी हरकत में है क्योंकि जेर है। यहाँ पे नून साकिन है, यहाँ पे याई साकिन है। इस तरह से बराबर किया जाता है। समझ में कुछ आ रहा है या फिर से समझाऊं? तो हाँ, है ना दाल, दाल है ना हरकत में। जैसे आप देखिए एक चीज, मैं यहाँ पे आपको साफ पेज में समझा रहा हूँ। जरा सा साफ पेज नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसी को साफ कर लेते हैं, 1 सेकंड, अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आज एकदम अच्छे से समझाएंगे ताकि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो, ठीक है, शेर व शायरी करने में भी, तो आप लोग कर सकें, ठीक है ना। इसीलिए आज थोड़ा सा कुछ अखलाक क्या बोलते हैं उसको, तख्लीकी चीज समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ लिख देते हैं फा ई लुन, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरी तरफ लिख देते हैं हम जिंदगी, जिंदगी, ठीक है, जिंदगी, ऐसा ही है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन हरकत में, कौन कौन साकिन में। हरकत समझ में आ गया ना। अगर कोई हर्फ है, मान लीजिए बे है, बे के ऊपर में जबर हो, जेर हो या पेश हो, तो यह हर्फ क्या कहलाएगा, तीनों में से कोई एक भी होने से कहलाएगा कि हरकत में है, ठीक है। और अगर किसी हर्फ के ऊपर में अगर जजम हो, यानी कि मिला के पढ़ना पड़े, तो समझ जाइए वो क्या है, साकिन है। इतना क्लियर है? वेरी गुड। तो अब आप दोनों को मिलाइए, इन दोनों को। देखिए, फे के ऊपर में जबर है यानी हरकत में है, और अलिफ साकिन की हालत में है। यहाँ पे जे हरकत में है और नून साकिन की हालत में है। यहाँ पे एन हरकत में है, यहाँ पे दाल हरकत में है। यहाँ पे लाम हरकत में है, यहाँ पे गाफ हरकत में है। यहाँ नून साकिन है, यहाँ पे या साकिन है। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं वजन, ठीक है, करना। इस अमल को शायरी के ज़बान में जो कहते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं ताकि कहीं पे आप परेशान ना हो जाए। इसको तख्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब ये है कि जैसे आपसे ये बोला जा सकता है कि वो तो खुशबू या हवा बिखर जाएगा, चलो इसकी तख्ती करके दिखाओ, ठीक है। तो इसकी तख्ती हम लोग वजन पहले ढूंढेंगे और उसके बाद तख्ती तोड़ेंगे, जिस तरह अभी तोड़े ना हम लोग कि फे हरकत में है, अलिफ साकिन में है, तो उस तरह तोड़ेंगे। तो यही अमल तख्ती कहलाता है। ये उस वक्त किया जाता है जब आप शेर को डिकोड करते हैं, ठीक है ना। सीखने के लिए इस लफ्ज को हम लोग अभी दरकिनार रखेंगे। जैसे अभी मान लीजिए मुझे आता है इन चीज़ों के बारे में, तो अगर जैसे ये गज़ल है, ये मजहर इमाम की गज़ल है, तो आप कहेंगे सर इस गज़ल की तख्ती क्या होगी, ज़रा करके दिखाइए। बात समझ में आ रही है? ऐसा होगा, ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है ना।
लेकिन तख्तीक करने आप जो बोलेंगे तो उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा, है ना, तब ना बोलेंगे ऐसे इस बारे में। तो ये समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड वजन। क्या कहेंगे इसको? वजन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा था, यहां पे मैंने क्या लिखा था कि कलाम गैर मौजू नसर कहलाता है और कलाम मौजू शायरी कहलाता है। यानी कि शायरी जब हम लोग नसर में, जैसे अभी आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, तो क्या मैं लफ्जों को तोल रहा हूं कि फाइल उन पे आ रहा है, मफूल उन पे आ रहा है, या किस पे आ रहा है? तौल तो नहीं रहे हैं। हम लोग जो दिन भर गुफ्तगू करते हैं, कभी तौलते हैं अपने लफ्जों को कि वो किस वजन पे आ रहा है? नहीं ना। हाँ, इसीलिए वो नसर है। नसर में, नसर के लिए वजन जरूरी नहीं है, लेकिन शायरी के लिए क्या जरूरी है? वजन जरूरी है। मतलब कलाम से मुराद है गुफ्तगू, बातचीत, ठीक है ना। तो ऐसा कलाम, ऐसी बातचीत, ऐसी तहरीर जो वजन पे हो, उसे हम शायरी कहते हैं। और जो वजन पर ना हो, गैर हो, उसे हम नस्र कहते हैं। वाज़ेह है? समझ पाए? क्लियर है ना? कि अगर आपकी तहरीर, आपका कलाम, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत अगर वजन के तहत है, आप तौल तौल के कर रहे हैं, तो वो शायरी है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो नस्र है। ठीक है। अब शायरी में भी बहुत से अकसाम हैं, ठीक है ना। शायरी में, अब जैसे शायरी तो एक क्या हो गया, एक छतरी लफ्ज है। क्या है शायरी? शायरी जो है वो एक छतरी लफ्ज है। क्यों? क्योंकि अब शायरी में हमारे पास आप लोगों को पता है ये असनाफ के बारे में? कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, नज्म है, गज़ल है, रुबाई है, उसके बाद जाके हाइको है, ऊपर जा सकते हैं अगर तो त्राइले है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये तमाम जो है, चाहे वो रुबाई हो, कसीदा हो, मरसिया हो, मसनवी हो, नज्म हो, गज़ल हो, हाइको हो, त्रैलो हो या कता हो, ये तमाम लिखने के लिए शर्त क्या हो जाएगा आपके लिए? शर्त हो जाएगी मौजू, यानी कि वजन। ठीक है ना। यानी ये तमाम कलाम किस पर लिखे जाते हैं? वजन पर। इसीलिए, हाँ, तो सिंपल सी बुनियादी फर्क आप जानिए कि अगर आप शायरी लिखना चाहते हैं, शायरी की किसी भी सिन्फ में अगर आप तबा आजमाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको वजन सीखना पड़ेगा। वजन का क्या तरीका है ना? बात वाजे है? ये सब जापानी सिन्फ है, हाइको और त्राइले। इसमें 8 मिसरे होते हैं, इसमें 3 मिसरे होते हैं। ये भी अभी आगे बताया जाएगा, ठीक है। ये सब आप नहीं समझेंगे। ये अ, एक तो हाइको आया हुआ है फ्रांस से। जैसे हर एक कंट्री में अलग अलग होता है ना। जैसे अंग्रेजों के पास सोनेट है, हमारे पास भी सोनेट वहां से आया। हम लोग चीज़ों को देखते हैं तो उधार ले लेते हैं, तो ये सब उधार लिया हुआ सामान है तकरीबन चीज़ें। अभी आप गज़ल के बारे में भी देखेंगे। तो इसी तरह ये सब अकसाम हो गए। अब उसी तरह से जो नस्र है, नस्र भी एक क्या है, छतरी लफ्ज है, ठीक है। यानी कि कलेक्ट, एक ग्रुप है वो। तो नस्र में बताइए आप जरा कौन कौन से असनाफ आएंगे? पता है किसी को? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आप लोग को पता है। अब अगर हम लोग नस्र को देखेंगे सिर्फ, तो नस्र में भी बहुत से लफ्ज बहुत से अकसाम हैं। अगर आपको नस्र लिखना हो तो आप लिख सकते हैं दास्तान। दास्तान का रिवाज अभी नहीं है वैसे। आप लिख सकते हैं नॉवेल। आप क्या लिख सकते हैं? अफसाना। आप और क्या लिख सकते हैं? ड्रामा। आप और क्या लिख सकते हैं? आपके निसाब में क्या क्या है? इंशाइया है। आप लिख सकते हैं खत, है ना, मकतूब। आप लिख सकते हैं खाका। आप लिख सकते हैं सवाने। आप लिख सकते हैं रिपोर्टाज। आप लिख सकते हैं खुद नविश्त। ठीक है। आप लिख सकते हैं मकाला। आप लिख सकते हैं मजमून। समझ में आ रही बात? आप लिख सकते हैं, क्या और कुछ छूटा है? इंशाइया हो गया। हाँ, तंज़ो मिज़ाह।
तंज़ो मिज़ाह लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं तनकीद। तो बहरहाल ये इतने असनाफ है। आप अगर नस्र में लिखना चाहते हैं, फिर देखिए ऐसा नहीं कि बहुत आसान है कि देखिए अगर आपको यहाँ पे वजन की ज़रूरत नहीं तो बहुत आसान होगा। फिर हर एक सिन्फ के अंदर में उसके फ़नी शराइत हैं कि आप दास्तान लिखेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, नावल में कैसे कैसे। समझ में आ रही बात? समझे ना? जैसे इंसान होने के लिए और जानवर होने के लिए भी शर्त यह है कि आपके अंदर रूह हो, है ना? लेकिन फिर जब हम इंसान होते हैं तो फिर इंसान की अलग शराइत हैं, जानवरों के लिए फिर अलग शराइत हैं, फिर इंसान में मर्दों के लिए अलग शराइत हैं, औरतों के लिए अलग शराइत है। बात समझ में आ रही है? लाजिमात। तो ये सब ये मामलात हैं, आगे चल के आप लोग सीखिएगा। तो इतना बताइए अब आप कि मेरी मेहनत का रंग लाई कि नहीं, आप लोग समझे कि नहीं नस्र और इसके बारे में। नस्र और शायरी समझ गए? चलिए बताइए ज़रा शायरी क्या है। बिल्कुल, वेरी गुड। आप बस एक जुमला याद रखिए और उसको रट लीजिए, ठीक है? हाँ, जब उसको डिफाइन करना हो तो लोगों को डिफाइन कीजिए। क्या? कलामे मौजू। ठीक है, कलामे मौजू को शायरी कहते हैं। ठीक है, ये जुमला याद कर लीजिए। और अगर नस्र पूछा जाए तो खाली कलाम और मौजू की उसमें गैर लगा दीजिए। ठीक है, कलाम मौजू को शायरी कहते हैं और कलाम गैर मौजू को नस्र कहते हैं। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये फाइलुन आपको समझ में आ गया। ये आगे अभी आगे जाके और अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे मैंने कहा कि शायरी के जो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स जो होते हैं, उसमें से एक टाइप क्या है? गजल है। एक टाइप क्या है? गजल है। ठीक है ना? तो आज हम लोग इसी गजल के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बच्ची ने सुनाया, वो तो खुशबू है उनको पसंद है। किसी ने और भी सुनाया, फिर उसी ने सुनाया कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। उस गजल में दो चार अशार मुझे भी याद है। एक शेर मुझे बहुत पसंद है। वो उसमें मीर कहते हैं कि आशिक सा तो सादा कोई और ना होगा दुनिया में, जी के जिया को इश्क में उसके ना वारा जाने है। मज़ा आएगा बाद में जब आप समझेंगे। बहरहाल अ, गज़ल क्या है, शायरी क्या है, नस्र क्या है, ये मैंने अभी आपको नस्र और शायरी समझा दिया कि इस तरह की बातें हैं। और दोनों ही का इस्तेमाल अपनी बात को, अपने एहसास को, अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम लोग वसीला बनाते हैं, है कि नहीं? अब शायर जो है, शायर अपनी किसी बात को ही आप तक पहुंचाना चाहते हैं, है कि नहीं? अब जब हम लोग अभी परवीन शाकिर साहिबा को देखेंगे, मजहर इमाम साहब को देखेंगे या मिर्ज़ा गालिब को देखेंगे, तो हम लोग अपनी रिवायत में देखते हैं तो हर किसी के अंदर देखते हैं कुछ ना कुछ, वो कोई ना कोई बात हमें बताना चाहते हैं, है ना? ये ज़रूरी है। शायरी करने का मकसद होना चाहिए कि आप तख्लीकी करें, किस क्या करें? तख्लीकी सलाहियत को उजागर करें, ना कि सिर्फ शोहरत के लिए या पैसे के लिए करें, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अब देखिए, अब आप लोग के अंदर में भी जज्बात है, जाहिर सी बात है कि नहीं? अब अगर आप लोगों को अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाने का जो फनी तरीका है, एक होता है ना कि मान लीजिए आज आपका दिल बहुत उदास है, चलिए उदास तो नहीं, आज जो है कोकरोच जनता पार्टी की जीत हुई, ठीक है? आज वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए, अब आप बहुत खुश हैं। तो आप इस खुशी का इजहार अगर आप करना चाहें तो हर कोई क्या करेगा कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिख देगा, ठीक है? कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कॉकरोचेस, या हमारी जीत हो गई, या दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए, बहुत तरह से बातें है ना। लेकिन अगर आप में सलाहियत हो तो आप क्या करेंगे? एक गजल लिख देंगे इसी खुशी को जाहिर करने के लिए, या एक नज्म लिख देंगे, है ना? या एक खाका लिख देंगे कि किस तरह से ये लड़ाई चली और क्या क्या हुआ और क्या अंजाम हुआ। तो जब आप इस तरह करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर में अदबी सलाहियत हो गई और आप अदबी शख्सियत हैं और आप अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है?
जज्बात का इजहार हर कोई करता है, लेकिन वो फनी तौर पे नहीं करता है, वो स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं करता है, ठीक है, हुनर के साथ। तो लिखने का अमल एक हुनर का अमल होता है और उसके लिए सीखना पड़ता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए अभी से, कुछ भी टूटा मोटा है सही। अभी आपको वजन का इल्म, जैसे वजन जहन में आ गया कि वजन कुछ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखा जाएगा। आप अभी आगे चलिएगा, ग्रेजुएशन में सीखिएगा, लेकिन अभी आप कोशिश कीजिए लिखने की। आप कुछ लिखने का दिल किया, आज दिल बहुत उदास है, लिख दीजिए आज दिल बहुत उदास है, ठीक है, आज दिल बहुत उदास है, कुछ भी नहीं मेरे पास है। देखिए हो गया, कुछ भी नहीं मेरे पास है, कम से कम राइमिंग हो गया, है ना। तो जब इस तरह से आप कोशिश करना शुरू करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप अच्छे शायर बन के उभरेंगे। करेंगे तो आप लोग, इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सीखने वाले ही तो कोशिश करते हैं ना। चलिए, तो आप गजल को देखते हैं। अगर आप लोग को गजल मजा आ जाए, पसंद आ जाए, तो आप लोग गजल में ही तबाजमाई कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब नोट हम लोग, अब असल हमारे लिए यहाँ पे, ये तो इम्तिहान के तकाजे के मुताबिक है, ये सब जो भी लिखा हुआ है ये सब इम्तिहान के तकाजे के मुताबिक है। लेकिन बीच बीच में मैं उन तमाम चीज़ों को बताऊंगा जिससे आप गज़ल को समझ सकें और फिर गज़ल लिख भी सकें और गज़ल समझ भी सकें, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप लोग इस लफ्ज़ को बोल के दिखाइए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, आ, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये दो लफ्ज में, एक तो है ये और एक तो है ये, ठीक है। अब उनको ये सिखाया जाता है तो वो इसको भी इस तरह अदा कर देते हैं, ठीक है। और अभी आप लोगों को मैंने बताया कि वजन में जबर जेर का ही बहुत खेल है, हरकत और साकिन का, है ना। देखिए, नज्म को अदा किया जाता है नून पे जबर के बाद जोई को साकिन करके, नज्म, ठीक है। और गजल में क्या होता है कि गैन पे भी जबर है और जे पे भी जबर है, गजल। और यह है नज्म, नज्म नहीं, नज्म। दोनों का वजन अलग अलग है, क्लियर है। चलिए, बहुत खूब। और दोनों क्या है, मुअन्नस है, ठीक है। जैसे परवीन शाकिर साहिबा की गजल मुझे पसंद है, मिर्जा गालिब की गजल बहुत अच्छी है, फैज अहमद फैज की नज्म बहुत उम्दा है। बात समझ में आ रही है, ये दोनों ही मुअन्नस है। चलिए, अब शुरू करते हैं। तो गजल जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। किसका है, किस जबान से है, अरबी जबान से। आपसे पूछा जा सकता है इम्तिहान में कि गजल किस जबान का लफ्ज है, अरबी, फारसी, तुर्की या फिर हिंदी। तो आपको अरबी देना है। देखिए, इससे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग उर्दू में गजल लिख रहे हैं, लेकिन ये जो लफ्ज है इसकी पैदाइश कहाँ हुई है, अरबी वालों में, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है, क्लियर है ना ये। हम लोग क्या होता है, जबान का उसूल है ये। कोई भी जबान, ऐसा नहीं कि अरबी जबान किसी और जबान से लफ्ज नहीं लेती है। हर कोई, जैसे आप इंग्लिश को देख लीजिए, इंग्लिश के बहुत से अल्फाज जो है वो लैतिन के हैं, फ्रेंच के हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। जो लफ्ज मान लीजिए, अब एक लफ्ज अभी इस जमाने में बहुत चलता है, क्या चलता है, मोबाइल, ठीक है। ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है और नई ईजाद है। अब उर्दू में इस लफ्ज के लिए कोई ऐसा लफ्ज नहीं बन पा रहा है जिससे मोबाइल बोलते ही आप जो चीज समझ लेते हैं उस लफ्ज को बोलते ही आप समझ जाएं। तो हम क्या करेंगे, मोबाइल को मिन्नवन ले लेंगे और लिख देंगे मोबाइल। बात क्लियर है। तब जब आपसे पूछा जाएगा कि मोबाइल के बारे में, तब लिखेंगे कि मोबाइल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, क्लियर। तो हम लोग अपनी बातों को, अपने एहसास को पेश करने के लिए अगर कोई दूसरी जबान में कोई अच्छा लफ्ज है तो उसको हम लोग ले लेते हैं। चलिए, तो गजल किस जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का। वेरी गुड। उर्दू में गजल फारसी अदब की देन है। अब देखिए, ये लफ्ज जो है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, गजल जो है वो अरबी जबान में है और इस जबान से फारसी वालों ने क्या किया, ले करके इसमें लिखना शुरू कर दिया, ठीक है।
अब उर्दू वालों ने यहां से लिया, मतलब उन्होंने सीधा यहां से नहीं लिया, अरबी से सीधा नहीं लिया, किधर से लिया, अरबी से फारसी वालों ने लिया, फारसी वालों से उर्दू वालों ने लिया। लेकिन चूंकि इस जबान, इस लफ्ज का ओरिजिन कहाँ है, अरबी है, इसलिए हमें याद रखना है कि ये अरबी जबान का लफ्ज है। लेकिन हमारे पास, उर्दू वालों के पास, ये जो लफ्ज गजल है, जो सिन्फ गजल है, वो आई कहाँ से, किस जबान से, तो फारसी जबान से। समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, तो उस लफ्ज की पैदाइश हुई है अरबी में, अरबी में पैदाइश हुई है, लेकिन इस लफ्ज को ले लिए फारसी वालों ने, और फारसी में उन्होंने बहुत सी गज़लें लिखी। उर्दू वाले चूंकि इब्तिदाई ज़माने में फारसी अच्छे से जानते थे, इसीलिए सोचा कि चलो भाई, जब फारसी में गज़ल है तो उर्दू में भी गज़ल होनी चाहिए, बस वहाँ से आगाज़। तो हम लोगों ने लिया किससे, फारसी से लिया, लेकिन वो लफ्ज़ है अरबी का। चलिए, अब इसके माना के पीछे आते हैं। इसके माना को लेकर के तो बहुत बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन लुग़वी माना, यहाँ पे लुग़वी का लफ्ज छूट गया है। इसके लुग़वी माना, लुग़वी, लुग़वी का मतलब हुआ, ये आया है लुगत से। किससे आया है, लुगत किसे कहते हैं, डिक्शनरी को। वेरी गुड, डिक्शनरी को लुगत कहते हैं। तो ये लुगत से आया है लुग़वी। तो जो लफ्ज लुगत में दर्ज हो और उसका जो माना हो वहां पे, उसे हम लोग कहते हैं लुग़वी माना। मतलब जो मफहूम, जो मीनिंग डिक्शनरी में मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लुग़वी माना। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए, एक आप लुग़वी माना देखेंगे, एक इस्तिलाही माना देखेंगे। ठीक है, इस्तिलाही माना क्या है कि जो लफ्ज किसी खास इस्तिलाह के तौर पे इस्तेमाल हो। अब इसे अभी मैं समझा दूं, जैसे गजल क्या है, एक लफ्ज है, और गजल क्या है, डिक्शनरी में दर्ज भी है। ठीक है ना, लेकिन अब गजल एक खास माना में इस्तेमाल होता है, एक सिन्फ के तौर पे। किस तौर पे, वो एक सिर्फ लफ्ज नहीं रहा, अब वो एक टेक्निकल सिन्फ बन गया है। तो अब जब सिन्फ है वो, तो उसका एक अलग माना होगा। ठीक है, जैसे साइंस में हम लोग देखते हैं ना, बहुत सब लफ्ज का, जिसको हम लोग साइंस में एक लफ्ज देते हैं, टर्म देते हैं, टर्म, है ना। तो ये जो टर्म है और मीनिंग है, दोनों में फर्क होता है। तो ये सिन्फ, जब कोई चीज किसी खास माना में इस्तेमाल हो जाए, फिर उसको हम लोग कहते हैं इस्तिलाही माना। ठीक है, दोनों समझ गए। चलिए, तो अगर ये नहीं भी समझे हैं तो कोई मसला नहीं है, जहन जहन में रखिए, बाद में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब। और सवाल अपने जहन में हमेशा रखा कीजिए इन चीज़ों को लेके, कि इस्तिलाही क्या है, लुग़वी क्या है, मजाजी माना क्या है। बहरहाल, तो इसके लुग़वी माना क्या है, हुस्न वो इश्क की बातें या माशूक की बातें। ठीक है, मतलब गजल जो लफ्ज है उसका माना निकलता है हुस्न इश्क की बातें या माशूक की बातें। इस लफ्ज का डेफिनेशन है, जैसे हर एक लफ्ज का डेफिनेशन होता है ना। जैसे अब मेरा नाम क्या है, मेरा नाम सज्जाद, तो इसका मतलब है बहुत सजदा करने वाला, एक मतलब निकला ना। समझ में आ रही बात। तो उसी तरह से गजल का क्या मतलब है, हुस्न इश्क की बातें या फिर माशूक की बातें। क्लियर। चलिए, अब मैं ये भी समझाऊंगा कि हुस्न इश्क की बातें क्यों हैं। अब अच्छा, नीचे में इस्तिलाह आ भी गया है, देखिए, इस्तिलाह है ना, इस्तिलाह, इस्तिलाह में गजल उस सिन्फ को कहते हैं। अब देखिए, लुगत में तो ये मफहूम दर्ज है, ठीक है ना। अब इस लफ्ज को हम लोगों ने बहैसियत जॉनर, बहैसियत जॉनर हम लोगों ने ले लिया, एक सिन्फ के तौर पे ले लिया, और उस सिन्फ में हमने शायरी की, तो हमने उसके हिसाब से इस लफ्ज को ढाला। तो जब हम लोग शायरी में गजल का देखते हैं मतलब, तो क्या है, उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया, बहर हो। ठीक है, क्लियर है। हम लोग इस्तिलाह में, मतलब एक तो डिक्शनरी में ये मीनिंग है ही कि हुस्न इश्क की बातें हैं, लेकिन जब हम लोग इस्तिलाह में देखेंगे गजल क्या चीज है, टर्म में देखेंगे, तो ऐसी चीज, ऐसी सिन्फ जिसमें मतला हो, मक्ता हो, रदीफ हो,
काफिया हो, बहर हो, जब इन चीजों का एहतमाम हो जाएगा तब उस सिन्फ को हम क्या कहेंगे? गजल कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इंसान, हर जी रूह को इंसान कहते हैं। फिर इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अक्ल शऊर की ज़रूरत है, बीनाई की ज़रूरत है ना? आज़ाए जिस्म की ज़रूरत है, क्या तवानाई की ज़रूरत है, क़ुव्वत सामिया की ज़रूरत है। तो ये सब मिलने के बाद हम कहते हैं कि हाँ चलो ये इंसान है। तो हर एक चीज़ जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना कि कोई चीज़ किस तरह से बन रही है। एक घर है, अब एक घर को बनाने के लिए जब हम लोग एक घर को बनाते हैं तो हम लोग क्या क्या चाहते हैं? एक घर को बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत होती है, बालू की ज़रूरत होती है, हमें रॉड की ज़रूरत होती है, हमें सीमेंट की ज़रूरत होती है, हमें कंकड़ पत्थर की ज़रूरत होती है ना? क्या सब मिल के एक घर तैयार होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें मिल करके क्या तैयार हो जाता है? सिनफे गजल। क्लियर है? अब यहाँ पे, अब अगर आप लोग इसको सीख गए कि ये क्या है, ठीक है, तो आप शायरी करना मतलब इसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। क्या क्या? आपको मतला सीखना होगा, मक्ता सीखना होगा, रदीफ, काफिया। ये चार चीज तो आसान है, अगर मैं अभी भी समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। लेकिन मुश्किल चीज ये है, और इस चीज को सीखने में उम्र गुजर जाती है। ठीक है ना? बहर, अभी मैं आगे समझाऊंगा, अगर आगे है तो। नहीं है तो इसके बाद समझाने के बाद मैं समझा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं, गजल के हर शेर का मौजू अलग होता है। अच्छा, पहले मैं जरा इस बात को क्लियर कर दूं, आप फिर कहीं गलत ना समझ लें कि गजल क्या चीज़ है। ऐसी चीज़ जिसमें हुस्न और इश्क की बातें हो वही गजल है ना? आपके जहन में ये हो सकता है, तो मेरा ये फर्ज है कि जहन को क्लियर किया जाए कि देखिए, डिक्शनरी में इस लफ्ज़ का मतलब आया क्यों इस तरह, ये भी आपको समझना होगा। देखिए, डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी एक समाज में बोले जाने वाले अल्फाज को कोई एक बहुत माहिर अदीब क्या करता है, चुन करके निकालता है और एक लुगत तैयार करता है। और ये देखा जाता है कि उस समाज में उस लफ्ज़ को किस माना में बोला जाता है। ठीक है ना? मतलब पहले क्या पैदा हुआ? पहले लफ्ज़ पैदा हुआ, ठीक है। उस लफ्ज़ को समाज में राइज होना पड़ा, और फिर जाकर के क्या तैयार हो जाता है हमारे सामने? लुगत। ठीक है ना? तो अब आप देखिए कि गज़ल जिस ज़माने में वजूद में आई थी, उस ज़माने में लोगों का क्या काम था? लोग क्या करते थे उस ज़माने में? शायरी को बतौर क्या, लुत्फ़ व मज़ा इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जैसे इंटरटेनमेंट, आज हमारे पास इंटरटेनमेंट के कितने ज़रिए हैं, है ना? बताइए दो चार ज़रिया। वेरी गुड। आज हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए, हर इंसान के पास 5 मिनट के लिए भी अगर आपको इंटरटेनमेंट करना है तो आपके पास मोबाइल है, आपके पास टीवी है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास सैकड़ों किस्म के पार्टीज हैं, क्या है ना? है कि नहीं? थोड़ा सा रुकिए, ये इसका चार्ज चला गया। ऐसे चार्ज में लगा दूँ जरा सा, 1 मिनट बस। ये लैपटॉप का दिमाग हिला देता है, ये रिकॉर्डिंग एक साथ सारा काम हो रहा है ना, इसीलिए। बहरहाल, आवाज क्लियर है ना? हाँ, तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरटेनमेंट के बेशुमार अच्छे अच्छे जराए हैं। और यहाँ तक कि एक जरिया तो एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है। बाइक निकाले कहीं चले गए, है कि नहीं? साइकिल निकाले कहीं चले गए, कार निकाले कहीं चले गए। लेकिन उस जमाने में जहाँ पे आमदोरफ्त बहुत मुश्किल से हुआ करती थी, ठीक है, और कोई जरिया नहीं था, लोग के पास 24 घंटे हैं, आराम से बैठे हैं, काम किए, कुछ किए, तो भाई शाम के वक्त में मिल करके कुछ तो करना होगा जिससे दिल बहलाया जा सके, है कि नहीं? तो जब, हाँ, तो जब 4-5 लोग बैठते थे तो 4-5 लोग बैठ करके गुफ्तगू करते थे। अब गुफ्तगू में सबसे जो दिलचस्प मौजू होता है, जिसको क्या बोलते हैं उसको, जिससे थोड़ा सा हंसी मजाक किया जा सके, वो क्या है?
इश्क की बातें, ठीक है। इश्क की बातों को लोग दिलचस्पी से लेते हैं। खा आप किसी भी तरह की इश्क की बात करें, चाहे वो किसी मकसद के रिलेटेड इश्क हो, चाहे वो किसी खातून से इश्क हो, चाहे वो किसी इबादत गाह से इश्क हो, चाहे वो किसी पीरो बुजुर्ग से इश्क हो, बात समझ में आ रही है। तो उससे लोग दिलचस्पी लेते हैं और मज़ा आता है। तो इस तरह से जब लोगों ने ख़ास तौर से अरब वालों ने कसीदे में, ठीक है, कसीदे में जहाँ जहाँ पे भी हुस्न व इश्क की बातें की हैं, उनको फारसी वालों ने निकाल करके उस हिस्से का नाम रख दिया गज़ल। और यहाँ से डिक्शनरी में मीनिंग निकाला गया क्या, हुस्न व इश्क की बातें। बात क्लियर है। तो इसीलिए इसका नाम रह गया हुस्न इश्क की बातें। लेकिन आज आप देखेंगे अगर, तो गजल में हर किस्म के मौजूआत मौजूद हैं, हर किस्म के। अब आप अगर देखेंगे परवीन शाकिर साहिबा की गजल का जो मतला है कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। अब इस शेर में देखिए खूबसूरत माना है। अब अगर हम इसकी क्या बोलते हैं फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल को देखें कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के। तो रोज़गार को हम लोगों ने देखा कि रोज़गार के गम कैसे हैं, है ना। उसके बाद परवेज शाहिदी की जब हम लोग गज़ल देखते हैं तो उसमें एक शेर हमें मिलता है कि अनपढ़ आंधी घुस पड़ती है तोड़ के फाटक महलों के, अंदर आना मना है लिखकर लटकाने से हासिल क्या। अब यहाँ मजदूरों की आवाज़ है। उसी तरह से जब हम मखदूम को देखते हैं तो मखदूम के यहाँ एक शेर हमें मिलता है कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। यहाँ पे मुत्तहिद होके रहने के लिए बोलते हैं कि नहीं। गोया आज गज़ल में आप देखेंगे कि हर साल सैकड़ों गज़ल की किताबें मंजर-ए-आम पर आती हैं और हर किताब में हर किस्म के मौज़ूआत पाए जाते हैं, हर किस्म के। क्लियर है? हुँ। तो वो उस ज़माने की बात थी। आज गज़ल के लिए वो तारीफ़ सूटेबल नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अब डिक्शनरी में है तो हमें याद करना पड़ता है। क्लियर? चलिए, तो अगर आप लिखना चाहें किसी भी तरह की बात को तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे भी मौजूआत आपके जहन में हो। चलिए, अब देखिए गज़ल के हर शेर का मौजू अलग होता है। ये खतरनाक चीज़ है। ये इतना डिफिकल्ट है इसे समझना कि जैसे गज़ल में मान लीजिए कम से कम 5 शेर होगा, ठीक है। कितने? 5, ठीक है ना। अब हर एक शेर का जो मफहूम होगा, मतलब मौजू होगा, वो अलग अलग होगा। समझ में आ रही है। मान लीजिए एक में इश्क में बर्बादी, एक में आ गया कि माशूक से दिल लगी के जो मज़े हैं, एक में आ गया कि किसान मजदूरों के हवाले से जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, एक में आ गया कि माँ से बिछड़ने का दुख क्या होता है, एक में आ गया कि शहर में ज़िंदगी कितनी दर्दनाक होती है। तो गज़ल एक ही है, ठीक है। 5-6 अशार पर मबनी होगी, लेकिन हर एक शेर का जो मौजू होगा क्या होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। ये मज़ेदार बात होती है। लेकिन उसी के खिलाफ जब हम लोग नज्म को देखते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी उसमें हों अशार, वो सब क्या होगा, जंजीर की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना। इस तरह बात समझ में आ रही है। लेकिन गजल में ऐसा नहीं है। गजल का हर शेर एक दूसरे से अलग होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक लड़का बच्चा है तो दूसरे शेर में वो थोड़ा सा बड़ा होगा। कहीं पे अगर एक लड़का बच्चा है तो दूसरे शेर में वो लड़का होगा ही नहीं। दूसरे शेर में आ जाएगा कौन, लंदन शहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्लियर है ना, समझा पा रहा हूं मैं। तो इसका हर शेर जो होता है वो अलग होता है। सो गए क्या आप लोग? चलिए, पता चला पढ़ा मैं रहा हूँ, थक मैं रहा हूँ और सो आप लोग रहे हैं क्या। चलिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है शुरू में इसका मौजू हुस्न इश्क था, लेकिन अब इसमें दुनिया और माफिया के तमाम मौजूद शामिल हैं। अच्छा, मैंने इसे लिख दिया है कि पहले तो इसका मौजू हुस्न इश्क था, लेकिन आज दुनिया और माफिया, मतलब दुनिया हो या कायनात हो या वो दुनिया जहाँ हमें जाना है, जिस मतलब हर चीज को हम लोग, ठीक है, हम लोग इसमें लिख सकते हैं।
चलिए, उर्दू का पहला गजल गो हजरत अमीर खुसरू है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि उर्दू का पहला गजल गो कौन है, ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? अमीर खुसरो। हाँ। इनकी जो गजल है वो आप सुन चुके हैं मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन आप लोगों ने उनके मॉडिफाइड वर्जन को सुना है, ठीक है? मॉडिफाइड। असल ये है, आपने वो गाना सुना होगा जिहाल मिस्की, सुना है आप लोगों ने? हाँ। सबसे पहले उसे गुलजार साहब ने, मिथुन चक्रवर्ती की एक मूवी है दाता, दाता मूवी में उसे फिल्माया गया था। जिहाल मिस्की मकुन परंजिश जिहाल, क्या है वो गाना भूल जाता हूँ मैं, शेर याद है। तो उसके बाद फिर अभी एक साहब ने उसको और मॉडिफाई किया। असल शेर इस तरह है कि जियाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दौराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदारम ए जान लेहू काहे लगाए छतियां। ये ज़रा फारसी हिंदी आमेज है, उस ज़माने की बात वही थी, क्योंकि वो किस सदी के हैं? 13वीं सदी के हैं। आज से कितने साल पहले होंगे बताइए? करीब करीब 700 साल। कितने साल? 700 साल पहले ये इंसान मौजूद थे, और उस वक्त उन्होंने लिखा था। क्या खूबसूरत! आप लोगों को समझ में आया जो मैंने पढ़ा अभी? अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे अमीर खुसरू तो आपको ये गज़ल मिल जाएगी। इसमें 5 शेर हैं, और मुझे तकरीबन याद है, बहुत मज़ेदार है। एक शेर इसका, एक इसका एक मिसरा होता है इसका उर्दू में, और एक मिसरा होता है इसका फ़ारसी में। जैसे दूसरा मिसरा है, दूसरा शेर है कि शबान हिजरा उम्र दराज चूँ शबान हिजरा उम्र दराज चूँ जुल्फ वो रोज़े वशलत चूँ उम्र कोताह, सकी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। पहला मिसरा फारसी, दूसरा मिसरा उर्दू। आखिरी है उसका कि, आखिरी ने बीच में है, यका यकस दिल दो चश्म जादू बसद फरेबम बबुर्द तस्की। फारसी, किसे परी है जो जा सुनावे प्यारी पी को हमारी बतियां। उर्दू। तो उस जमाने में इस तरह की उर्दू थी, ठीक है ना? बहरहाल आपको गजल याद नहीं रखना है, अगर आपको मजा आ जाए तो याद रख लीजिएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा कि पहले गजल को कौन है? हजरत अमीर खुसरू। चलिए। अच्छा, क्या नाम है? अरे नाम भूल गए उनका। नौसर, नौसर आप हैं? तो आप तो इनको जानेंगे अमीर खुसरो को? हाँ। नौसर, इसको जानते हैं आप अमीर खुसरो को? जानना चाहिए। जब आप दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको इन्हीं का मज़ार मिलेगा। पहले आपको इनके मज़ार पे जाना है, फिर उसके बाद इनके मज़ार पे जाना है। ये अमीर खुसरो जो है वो इनके ये मुरीद थे, मुरीद खास निज़ामुद्दीन औलिया के। ठीक है। चलिए, चलिए माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, उसके बाद देखते हैं। फारसी में अरबी कसीदे के तशबीब को अलग करके गज़ल नाम दिया। चलिए मैं ये ज़रा बता दूं कि कसीदे में कुछ हिस्से हैं, तशबीब, ठीक है? उसके बाद तशबीब है, गुरेज है, दुआ है ना? बहरहाल, तो कसीदे का एक हिस्सा है, एक पार्ट है जिसको तशबीब कहा जाता है, और ये पहला हिस्सा होता है। कसीदा कोई भी लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले तशबीब बांधता है। जैसे मान लीजिए, कसीदा क्या है? कसीदा उस शायरी को कहते हैं जिसमें बादशाहों की तारीफ मौजूद हो, ठीक है? तो बादशाह की तारीफ करने से पहले शायर क्या करता है कि कुछ मंजर कशी करता है, ठीक है? उसमें इश्क की बातें होती हैं, उसमें उसमें फितरत की बातें होती हैं। तो इसको फारसी वालों ने क्या किया, अलग करके उसको क्या नाम दे दिया? गजल, ठीक है ना? तो ये जुमला लिखने का मतलब ये है कि आप अपने जहन में ये रखें, पूछा जा सकता है कि गजल किस सिन्फ की कोख से निकली है, ठीक है? तो वो किससे निकली है? कसीदा से। ठीक है ना? हाँ, ये याद रखिएगा। फारसी वालों ने अलग किया था, ये अगर जहन में रखे तो अच्छा रहेगा। नोट है, याद कर लीजिएगा, बाद में भी काम आएगा। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ व हम काफिया हो मतला कहलाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था ना कि इस्तिलाह में गजल किसे कहते हैं? जिसे मतला हो, है ना?
और बाकी ये सब है। तो मतला किसे कहते हैं, आप इसे देखिए कि गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ हो हम काफिया हों। अब काफिया और रदीफ को समझना पड़ेगा, है ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या है। बहरहाल आप बस इतना समझिए कि गजल का पहला शेर क्या होता है, मतला। ठीक है, अब रदीफ काफिया समझा देंगे, आपको मजा आ जाएगा। मतला समझ में आ गया। मतला लफ्ज बना है तुलू से। किससे बना है, तुलू से। तुलू का मतलब होता है निकलना। जब आप देखेंगे सुबह के वक्त में सूरज क्या होता है, तुलू होता है, ठीक है ना। तो गजल भी तुलू कहां से होती है, पहले शेर से। इसलिए पहले शेर को क्या कहा गया, मतला। हाँ, अच्छा, ये मतला जो है सेम लिखा जाता है ऐसा ही मतला, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे अंग्रेजी में बोलते प्लीज इन्फॉर्म मी, ठीक है। तो उर्दू में हम लोग बोलेंगे मुत्तले। मुत्तले कैसे पढ़ेंगे, मुत्तले। अगर आपको इन्फॉर्म के मानों में इस्तेमाल करना है कि जैसे अच्छा, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त को कह रहे हैं अच्छा अगर सर नोट भेज दें तो मुझे मुत्तले कीजिएगा, है ना। तो मुत्तले उस वक्त मतला नहीं कि सर भेज दें तो मुझे मतला कीजिएगा, ठीक है। लफ्ज वही है। हाँ, इत्तला। इत्तला हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे मुत्तले कीजिएगा, मुझे इत्तला कीजिएगा, इत्तला नहीं। इत्तला जो है वो इंफॉर्मेशन है, क्या है, आपको मैं समझा दूं जैसे, भाई यहाँ आएगा इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं इत्तला। क्या कहते हैं, और इन्फॉर्म, इन्फॉर्म वर्ब है ना, इसको कहते हैं मुत्तले, ठीक है। क्लियर, चलिए, तो ये भी जहन में रखिएगा, पहला शेर। अच्छा, उसके बाद देखते हैं गजल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गजल या शाहबैत कहते हैं। गजल का सबसे जुमला गलत हो गया। गजल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गजल या शाहबैत कहलाता है। देखिए, अब मान लीजिए अगर गजल में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ जितने भी अशार हो सकता है कि हर इंसान को कोई ना कोई शेर अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मान लीजिए बीच का कोई शेर अच्छा लग गया आपको, या दूसरा शेर आपको अच्छा लग गया, तो आप कह सकते हैं कि गजल का दूसरा शेर शाह बैत है या बैतुल गजल है, ठीक है। मतलब शाह बैत, मैंने क्या कहा, शाह बैत, शाह, ठीक है। तो क्या नौसर आपके पास कोई और है क्या, अच्छा, चलिए। तो ये दोनों लफ्ज एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव हैं, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नॉर्मली लोग बैतुल गजल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप गजल के शायर हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं चलो आफरीन बैतुल गजल सुनाओ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपको अपनी गजल में जो शेर सबसे पसंद है आप वो सुना देंगे। क्लियर है, टेक्निकल टर्म है ये। चलिए, लफ्ज या अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसे मतला के दोनों मिसरों और बाकी अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में दोहराया जाता है रदीफ कहलाता है। जुमला समझ में आ रहा है, बस जुमला देख लीजिए, अभी मैं समझा रहा हूं कि देखिए लफ्ज या अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसे मतला के दोनों मिसरों और बाकी अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में दोहराया जाता है रदीफ कहलाता है। और वो हम आहंग लफ्ज, आहंग का मतलब होता है कि आवाज में एक जैसा लगे, ठीक है, आवाज में जैसे, जैसे आदत, है ना, उसके बाद आदत, राहत, इबादत, ठीक है, एकदम आवाज सेम है ना, लेकिन मीनिंग अलग है। आवाज सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, तो उसको हम आहंग कहते हैं। तो वो हम आहंग लफ्ज जो रदीफ से पहले आता है काफिया कहलाता है। दोनों जुमला देख लिए ना, अब मैं आपको यहां समझाता हूं असल। अब देखिए क्या था कि ऐसा लफ्ज या अल्फाज जो दोनों मिसरे, मिसरा क्या है,
हर एक लाइन को मिसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हर एक लाइन को मिसरा कहते हैं, मिसरा, ठीक है ना। यानी कि ये एक मिसरा और ये एक मिसरा, तो दो मिसरा मिलकर के क्या होता है? इक्वल टू शेर होता है। क्या होता है? शेर। तो एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? दो। तो एक मिसरा, एक लाइन एक मिसरा होता है। तो अगर मान लीजिए आपको टेक्निकल टर्म याद रखना हो तो इस तरह याद कर सकते हैं कि ये मिसराए ऊला है। क्या है? मिसराए ऊला है। और ये मिसराए सानी है। क्या है? मतलब पहला मिसरा दूसरा मिसरा, इसको टेक्निकल टर्म कहते हैं। तो अब देखिए, दो मिसरे मिलके एक शेर बन गए। चलिए, और मतला क्या है? मतला शेर ही है, बस पहला शेर है को मतला कहते हैं जिसमें रदीफ काफिया पाया जाए। आप देखते हैं रदीफ का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि दोनों मिसरों और बाकी अशार के, मतलब मतला के दोनों मिसरों में, तो मतला का ये दो मिसरा है, एक और ये एक, दो दिख रहा है ना। इसके आखिर में दोहराया जाए तो भी दोहराया गया है। पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे भी दोहराया गया है ना। भी दोनों मिसरा में पाया जा रहा है, में भी दूसरा मिसरा में भी पाया जा रहा है, हूं भी दूसरे मिसरे में भी पाया जा रहा है। खफा अदा नहीं, ये नहीं पाया जा रहा, ये सेम नहीं है ना, दोहराया नहीं गया, रिपीट नहीं किया गया। तो गोया ये जो तीनों लफ्ज हुए, ये जो तीनों अल्फाज हैं, ये टेक्निकल शेरी इस्तिलाह में ये तीनों अल्फाज को अब हम क्या कहेंगे? रदीफ। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो बताओ, मजहर इमाम की गजल में रदीफ क्या है? हूं मैं भी, वेरी गुड, शाबाश। तो हम क्या कहेंगे? हूं मैं भी, ये रदीफ है। क्या कहा गया था? कि मतला के दोनों मिसरों में, ठीक। ये आ गया दोनों मिसरों में, आ गया, थोड़ा सा आ जा। क्या कहा गया था? कि मतला के दोनों मिसरों में हम पा लिए, और बाकी अशार के दूसरे मिसरे में, किसमें? दूसरे मिसरे मिसरे में। चलिए अब बाकी अशार देखते हैं। अब देखिए, ये दूसरा शेर है कि एक तुझसे ही नहीं फसले तमन्ना शादाब, वही मौसम हूं, वही आब व हवा हूं मैं भी। अब देखिए, दूसरे मिसरे में क्या आप पा रहे? हूं मैं भी नहीं पा रहे हैं। आप किस में पा रहे हैं? दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में, है ना। देखिए, भी मैं हूं, यानी हूं मैं भी, ये आ गया आपके दूसरे मिसरे में। इसी तरह से अगर आप तीसरा शेर भी देख लें, तीसरे शेर के पहले मिसरे में आप नहीं पाएंगे। पाएंगे क्या? नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर दूसरे मिसरे में आप पा रहे हैं, है ना। अब इधर देखिए, इधर भी आप इसमें नहीं पा रहे हैं, दूसरे मिसरे में आप पा रहे हैं। इसमें नहीं है, इसमें पा रहे हैं। इसमें नहीं है, इसमें पा रहे हैं। बात क्या है कि लफ्ज या अल्फाज का ऐसा मजमुआ, देखिए मजमुआ क्यों? क्योंकि आपकी जो रदीफ है वो एक लफ्ज सिर्फ भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन शायर ने कितने लफ्जों को दोहराया है? तीन लफ्जों को। इसलिए इसलिए इस मतलब इतनी गुंजाइश है कि आप एक लफ्ज को करें, दो लफ्ज को करें, चार लफ्ज को करें। मोमिन खान मोमिन है, उन्होंने अपनी गजल में कितने लफ्जों को बांधा है। देखिए कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अब देखिए यहाँ कितने लफ्ज हो जाएंगे कि तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये तमाम रदीफ है, बताइए, क्योंकि ये रिपीट होता है, समझे ना। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसा लफ्ज या लफ्जों का मजमुआ जो मतला के दोनों मिसरों में आए, ये सिर्फ दोनों मिसरों में कब आएगा? जब मतला में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, मतला की पहचान आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जिस शेर के दोनों मिसरों में हो रदीफ, मतलब वो क्या है? वो मतला है।
तो इस तरह भी आप पहचान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बाकी शेर में है क्या, नहीं है ना, नहीं है। तो ये सिर्फ रदीफ दोनों मिसरों में उसी सूरत में आ सकती है जब मतला हो, बाकी अशार में वो इस तरह से नहीं आ सकती है। क्लियर? चलिए, वेरी गुड, शाबाश। एक सेकेंड, देखिए, आ, जब हम लोग देखेंगे, आप बहुत से शायरों के यहाँ देखेंगे कि पहला शेर में भी दोनों मिसरा में रदीफ है, दूसरा में भी रदीफ है, तीसरा में भी रदीफ है। समझ में आ रही बात? तो इसको कहते हैं मतला। क्या कहते हैं इसको? पहला शेर तो मतला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतला। अगर दूसरे शेर में भी अगर दोनों रिपीट हो रहा है तो इसको कहेंगे हुस्ने मतला। क्या कहेंगे? अब अगर तीसरे शेर में भी है तो वो भी हुस्ने मतला है। ठीक है ना? क्लियर? हाँ, इसकी भी गुंजाइश है कि आप दोनों मतलब मतला के बाद वाले शेर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शर्त उसका टेक्निकल टर्म बदल जाएगा। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं हम काफिया को। ठीक है, काफिया भी है ना। तो काफिया के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, किसी के जहन में है क्या? बोलिए। पहले आए, देखिए, काफिया के लिए शर्त है कि वो रदीफ से पहले हो। ठीक है ना? अब अगर आप रदीफ को पहचानना सीख गए तो आप काफिया निकाल लेंगे। कैसे पहचाना जाता है? मतला में आप आखिर हर्फ को लाइन कीजिए। इधर भी देखिए। चलिए, मिल गया। मैं हूँ, हूँ। खफा, अदा, ये अलग हो गया है ना। उसके बाद क्या है? इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद है से, उसके बाद है ही। यानी कि ये जो से और ही के बाद और हूं से पहले का लफ्ज है, ये क्या, दोनों क्या कहलाएगा? काफिया। क्यों? काफिया के लिए दो तीन शर्तों को आप याद रखिए। पहली शर्त कि वो रदीफ से क्या हो, पहले हो। ठीक है ना? रदीफ से पहले हो, और वो दोनों क्या हो, हम आहंग हो। हम आहंग मैंने बताया कि उसकी आवाज सेम है। क्या है? बस माना क्या है, माना अलग है। खफा, अदा, सुनने में आप एक तरह से आपको लगेगा खफा, अदा, हवा। ठीक है, कहा। तो ये जो है, ये है काफिया। इसके माना अलग होंगे लेकिन आवाज आपको सुनने में एक ही तरह से लगेगी, तो उसको कहते हैं काफिया। काफिया रदीफ से पहले आता है और हम आहंग होता है। और काफिया दो लफ्ज नहीं हो सकता, वो एक ही लफ्ज होगा। ठीक है ना? जैसे रदीफ के लिए गुंजाइश है ना कि एक दो तीन चार पाँच छः 10 15 जितना बांधना चाहें आप बांध सकते हैं, लेकिन काफिया के लिए आपके पास शर्त है कि आप एक लफ्ज बना सकते हैं काफिया। क्लियर है? अब बताइए मुझे, इस शेर में क्या है काफिया? ये यहां देखिए, मैंने मार्क किस में किया है। भरोसा कैसे काफिया है, मुझे ये बताइए। भरोसा से पहले रदीफ है क्या? तो पहली शर्त तो पूरी नहीं हुई ना। और वैसे भी मतला के बाद जो दूसरे अशार होते हैं उसके पहले मिसरे में तो आपको काफिया भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि रदीफ से पहले ही काफिया का आना है। जैसे देखिए, यहाँ पे रदीफ है, यहाँ पे खुला आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? अगर दूसरे अशार में, दूसरे अशार के पहले मिसरे में अगर रदीफ नहीं है तो मतलब काफिया भी नहीं होगा। क्लियर? दूसरे मिसरे में अगर रदीफ है तो काफिया भी होगा। क्लियर? चलिए, अब ये जो चांद वाला शेर है इसमें बताइए काफिया।
वाह, चलिए वेरी गुड। अब आप लोगों के लिए टास्क ये है, और यूट्यूब के नाज़रीन के लिए भी ये टास्क है कि मेरे नंबर पे आप अपनी पसंद से कोई भी गज़ल कहीं से भी किसी भी किताब से उठाइए, और उसमें आप मार्क करके मुझे भेजिए कि ये रदीफ है और ये काफिया है। तमाम काफियों में आप मार्क करके भेजिए। ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है ना, आप लोग समझ गए? असल में यूट्यूब वाले भी देखेंगे ना, तो उसके लिए भी बोलना पड़ता है, तो वो समझेंगे सिर्फ आपके लिए है। चलिए, तो ये दोनों समझ में आ गया, रदीफ और काफिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, देखें आगे क्या है, आगे कुछ है कि नहीं और। चलिए, आगे और कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग पहले, सबसे पहले इसको देखेंगे। मजहर इमाम की ये गज़ल है, किसकी है? मजहर इमाम की ये गज़ल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। तो ये बताइए कि आज आप लोगों ने सिनफ़ गज़ल को समझा, सीखा या नहीं? अच्छा, यहाँ पे एक दो लफ्ज़ और छूट गया है। आपने मतला तो सीखा, मक्ता नहीं बताया गया है ना, मक्ता नहीं लिखा। मक्ता कहते हैं गज़ल के आखिरी शेर को। किसको कहते हैं? जैसे मतला कैसे बना? तुलु से बना। किससे बना? उसी तरह कता से क्या बन गया? मक्ता बन गया। कता क्या है? कता के मानी है तोड़ना। क्या करना? तोड़ना या अलग करना, ये माना है। मतलब अब जी ये जो आखिरी शेर होगा, इस आखिरी शेर के बाद जाहिर सी बात है शायर कोई और गजल कहेगा, है ना। मतलब इस गजल का जो सिलसिला था, है ना, वो क्या हो गया, यहाँ पे आके टूट गया। टूटा कि नहीं? अब वो कोई और शेर कहेगा, कोई और गजल कहेगा, तो इसलिए इस शेर को, जो आखिरी शेर होता है, उसको क्या कहा जाता है? मक्ता। यानी ऐसा शेर जो उस गजल के अशार के सिलसिले को क्या कर दे? तोड़ दे। इसके बाद हो ही नहीं सकता शेर अब, मतलब आखिरी शेर है, तो आखिरी शेर मक्ता कहलाएगा। क्लियर? एकदम टर्म, अगर मफहूम के साथ याद रखिएगा बहुत अच्छे से याद रहेगा आपको, आप भूलिएगा ही नहीं। चलिए, अब हम लोग मक्ता भी देख लिए, तो हमें मतला समझ में आ गया, रदीफ समझ में आ गया, काफिया समझ में आ गया। कहाँ गया वो जुमला इसमें? हाँ, वो वो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। कहाँ? हाँ, जैसे मक्ता जो है, अभी आपने जो कहा, बहुत उम्दा नॉलेज आपने दिया सबके लिए। ये भी मैं बता दूं कि जो मक्ता का शेर होता है, उसमें शायर क्या इस्तेमाल करता है अपना? ये जो शेर है, इस शेर में शायर अपना इस्तेमाल करेगा तखल्लुस। तखल्लुस, तखल्लुस क्या है? शायर का वो नाम जो वो अपने अशार में इस्तेमाल करता है, जो वो अदबी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मिर्जा गालिब का असल नाम असदुल्ला खां है, लेकिन आप अदब की दुनिया में उसे किस नाम से जानते हैं? गालिब के नाम से। तो ये ज़रूरी नहीं है। आप तखल्लुस जो होगा वो कोई छोटा सा नाम होगा, एक लफ्ज़ का नाम होगा, ठीक है, जिससे शेर कहने में मज़ा आए। तो आप या तो अपने नाम का कोई हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई लफ्ज़ ले सकते हैं। जैसे मैं भी कभी कभी लिख लेता हूँ, तो मेरा जो तखल्लुस है वो है सफ़र। अब कुछ जगहों में आप देखेंगे सफ़र अब मेरा तखल्लुस है, नाम मेरा सज्जाद है। बात समझ में आ रही है? अगर आप में से कोई, मान लीजिए अब यहाँ पे आप में से कोई जैसे रिजवाना है, तो रिजवाना को रिजवाना बांधना नहीं है, ठीक है। उसको क्या बांधना है? रिजवाना को कोई मफहूम लेना है। अच्छा, तो वो, चलिए, हूर, उन्होंने क्या तखल्लुस इस्तेमाल कर लिया? रिजवाना आप हैं? रिजवाना हैं आप? बताइए, मैं रिजवाना को कितना अच्छा तखल्लुस दे रहा था, वो है ही नहीं। ओ है, चलिए, देखिए आपको मैंने कितना अच्छा तखल्लुस दिया, हूर, है ना। तो अब शायरी में वो हूर कह के बांधेगी, ठीक है, रिजवाना नहीं लिखेगी वो।
इसी को तखल्लुस कहते हैं, और शायर उसको मख्ता में इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तखल्लुस का जो मामला है ना, वो शायर पहले शेर में भी बांध सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी और आखिरी में भी। ये शायर के ऊपर में है। बस एक मतलब समझते हैं ना कि जो चीज़ ज़्यादा की जाए उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसा ही है। तखल्लुस को ज़्यादातर आखिरी शेर में बांधा गया है, लेकिन हम रिवायत में मीर तकी मीर के यहाँ भी देखते हैं, गालिब के यहाँ भी देखते हैं कि पहले शेर में भी हमें तखल्लुस देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए मैंने वो नहीं बताया। और तखल्लुस अगर इस्तेमाल नहीं भी करे तो भी चलता है, जैसे मजहर इमाम ने इस शेर में तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद बहर। चलिए बहर भी समझा ही देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे तो आ ही चुके थे हम लोग, है ना? चलिए, तो अब मैं बताता हूं, मैं आप लोग को ये समझ में आ गया है। इसको मैं जरा मिटा दूं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो कुछ समझाएंगे वो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? जो टेक्निकल टर्म मैं बोलूंगा आपको वो याद नहीं रखना है। बस आपको क्या याद रखना है? तरीका, फॉर्मेट, क्या समझाया जा रहा है। देखिए, अब जैसा कि ये क्या हो गया, ये एक मिसरा हो गया। क्या हो गया? ये एक मिसरा। अब ये एक मिसरा, आप बोलेंगे जा सर यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, खाली फाइलुन 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 लिखा हुआ है ना? हाँ, ये दो मिसरा हो गया, यानी एक शेर हो गया। अब आपको, जैसा कि मैंने बताया ना कि फाइलुन फाइलुन मतलब फाइलुन, अब ये किस, इस पे अगर हम कोई लफ्ज लाना चाहे तो क्या ला सकते हैं? जिंदगी, है ना? अब जैसे, अब मैं यहाँ लिखता हूँ इस जगह पे, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के सामने में कि लिख दूँ कुछ वजन पे। अब मेरे सामने में ये है, ठीक है? अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए, जिंदगी। आपको पता है कि जिंदगी फाइलून के वजन पे है कि नहीं पता? अभी मैंने समझाया, जिंदगी में कभी। अब देखिए, ये भी आ गया फाइलून पे। क्यों? क्योंकि फे की तरह मीम किस पे है? हरकत में है। और ये किस में है? साकिन में है। नून गुन्ना शुमार नहीं होता है, ठीक है? तो ये हो गया। काफ जो है ऐन की तरह हरकत में है। बे क्या है? लाम की तरह हरकत में है। और याय नून की तरह साकिन में है। तो दोनों बराबर हो गया। इसके बराबर, अरे ऊपर चला गया। देखिए, इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, मैं कभी, है ना? उसके बाद फिर अब हमको तीसरा लाना है। तो मैं कभी भी, उसके बाद सुकून। सुकून में, सुकून अगर लिखते हैं, भी तो लिखते हैं तो हम लोग फा की तरह, जैसे फे हरकत में है तो बे हरकत में है, और अलिफ साकिन है तो ये याय साकिन है। लेकिन सुकून में ऐन जैसे हरकत में है तो सीन हरकत में तो है, ठीक है? और लाम हरकत में है तो काफ हरकत में है, वाव नून हरकत साकिन है तो वाव साकिन है। लेकिन यहाँ पे नून क्या हो जा रहा है? एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो होगा क्या ये? नहीं होगा। तो इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं होगा, मतलब ये है कि आपको ऐसे ढूंढ ढूंढ के अल्फाज को जोड़ना है कि वो इसी तरह से वजन पे उतरने लगे। समझें? तो शायर क्या करेगा? पहला मिसरा भी वो इसी वजन पे इस तरह से लाएगा, लिखेगा, और दूसरा मिसरा भी इसी वजन पे लिखेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे इस फाइलुन 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 में, ठीक है, ये जो फाइलुन फाइलुन है, इसमें एक मिसरे में करीब 20 लफ्ज है। कितने लफ्ज हैं? 20। और दूसरे में भी 20। तो अगर कोई शायर इसी फाइलुन पे लिखना चाहे तो उसका भी पहला मिसरा कितने अल्फाज पर होगा? 20। और दूसरा मिसरा 20। ठीक है? जैसे इन्होंने परवेज क्या नाम है, मजहर इमाम साहब ने किस पे लिखा है, मैं अगर इसकी तख्ती करूं तो
दो, एक, दो, दो, एक। देखते हैं। फाइलातुन, फाइलातुन। अब जैसे मैं इसको बस सिर्फ दो तोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे फा, तो तू आ गया। जैसे पे पे हरकत है, ते पे हरकत है, अलिफ साकिन है, वाव साकिन है। समझ में आ गया। दो लफ्ज यहाँ पे समझ जाइए पहले। नून गुन्ना, वाव, अलीफ, ये, इन तीनों को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये आपके ऊपर में, ठीक है ना। मतलब जोड़ते वक्त, मिलाते वक्त आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एन अगर हरकत में है तो यहाँ पे हे हरकत में है, या को गिरा दिया, नहीं लिया। लाम, लाम हरकत में है, ठीक है। तो यहाँ पे गाफ हरकत में है। अलिफ साकिन है तो यहाँ पे रे साकिन है। यहाँ पे ते हरकत में है तो यहाँ पे मीम हरकत में है। नून साकिन है तो यहाँ पे जीम हरकत में है, ये साकिन में है। बराबर हुआ, फाइलातुन के बराबर हुआ। तो ऐसे ही जो है शायर वो इस्तेमाल करता है और लिखता है। क्लियर। मतलब अब जब हम लिखना चाहेंगे तो मेरा जो एक मिसरा होगा, तो ये शायर के ऊपर में है वो कि वो 3 बार इस्तेमाल करता है, ठीक है। मतलब कम से कम ये जो फाइलातुन है ना, इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए फाइलातुन, ये फाइलुन, ठीक है। इसको कहा जाता है टेक्निकल टर्म में रुक्न। क्या कहा जाता है? रुक्न कहा जाता है। अब यहाँ पे कितने रुक्न होगा ये बताइए। एक, दो, तीन रुक्न हो गया है ना। एक, दो, तीन। तो आप कह सकते हैं कि आपके पहले आपके शेर के पहले मिसरे में कितने रुक्न हैं? 3। और दूसरे में कितने हैं? 3। ठीक है। आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं। या तो आप 3 रुकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप 4 का कर सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपने किसी रुकन का, अब रुकन बहुत तरह के हैं, जैसे फाइलुन है, ठीक है, मफऊल है, उसके बाद फाइलातुन है, ठीक है, उसके बाद मुफाइलुन है, ठीक है, उसके बाद मुफाइलुन है, उसके बाद मफऊलात है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये तमाम क्या है? एलुन है, फऊलुन है। ये सब क्या है पता है? ये सब वजन, ये रुक्न है। मतलब आप किसी भी रुक्न को लीजिए, उसके 4 4 या 3 3 जोड़ों को लेना होगा। जैसे अगर ये फाइलुन है, अगर आपने फाइलुन का रुक्न इस्तेमाल किया तो आप क्या करेंगे? मिसरे में सब में क्या इस्तेमाल करेंगे? फाइलुन, 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 ठीक है ना। क्लियर है। अगर आपने मान लीजिए फाइलुन नहीं इस्तेमाल किया, आपने रुक्न क्या इस्तेमाल किया? सेकंड, इसको मिटा दें। आपने इस्तेमाल किया फेलुन। क्या इस्तेमाल किया? फेलुन। फेलुन रुकन की क्या खूबी है कि फे हरकत में है, एन साकिन है, लाम हरकत में है, एक नून साकिन है। मतलब एक हरकत में एक साकिन, एक हरकत में एक साकिन। इसको भी आपने 4 मरतबा ले लिया। बात समझ में आ रही है। फिर दोनों मिश्र सेम हो जाएगा। अब अगर फेलुन पे कोई लफ्ज लिखना हो तो आप किस लफ्ज को लिखेंगे? जैसे देखिए, जब भी हुआ, जैसे फे हरकत में है तो यहाँ पे जीम हरकत में है, यहाँ पे एन साकिन है तो बे साकिन है, लाम हरकत में है तो बे साकिन हरकत में है, नून साकिन है तो ये साकिन है। हो गया जब भी। अब यहाँ पे देखते हैं फे के लिए ते मीम ले लेते हैं। फे साकिन, ते साकिन, सॉरी, फे हरकत, ते हरकत, एन साकिन, मीम साकिन, तुम को। लाम हरकत, काफ हरकत, नून साकिन, वाव साकिन, तुमको देखा। दाल हरकत, फे हरकत, एन साकिन, ये साकिन, लाम हरकत, काफ हरकत, नून साकिन, अलिफ साकिन, देखा। जब से तुमको देखा, अब कोई लफ्ज लाए जिससे मीनिंग भी बन जाए। जब से तुमको देखा,
राहत, चलिए राहत लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, हे हरकत, रे हरकत, एन साकिन, अलीफ साकिन, लाम हरकत, हे हरकत, नून साकिन, ते साकिन। देखिए वजन पे आया कि नहीं। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जब भी तुमको देखा राहत मिली। मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया कि राहत मिली, तो क्या अब ये वजन पे है? नहीं है। ये क्या हो गया, वजन से गिर गया। क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि आपके जो अराकीन है, रुकन है, वो रुकन से ये ज्यादा हो गया, ये लफ्ज इजाफी हो गया। इसका मतलब आपका ये शेर मुबहम हो गया, खत्म हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप किसी और रुकन को ढूंढेंगे कि किसमें हो सकता है। जैसे आप ले सकते हैं कहा गया, ये ले सकते हैं मफऊलात, ये ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से लोग लिखने का ढूंढते हैं रुकन को। क्लियर है? और आप जिस भी रुकन को लीजिए, आपको 3 या 4 बार दोहराना होगा दोनों मिसरों में। क्लियर है? तो जब किसी भी एक रुकन को, रुकन हमारे पास बहुत सारे हैं, करीब 17-18 रुकन हैं। अब आप एक ही, आपको लगेगा कि जा सर तो सब एक ही लफ्ज लिख रहा है, फ़ाइलातुन, मफ़ूलुन, मुफ़ाइलातुन, फ़ाइलात, है ना, फ़ेलुन, फ़ऊलुन। लेकिन ये सब अलग अलग है हरकत के हिसाब से। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि बाप रे, ज़बर ज़ेर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए अब एक चीज मैं बता दूं। जैसे अ, चलिए मफ़ऊल नहीं, ये लिखने में परेशानी हो रही है, फेलुन ही लिख देते हैं। फेलुन, 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 फिर फेलुन। आपको चारों वही दोहराना होगा और चारों आपके वही मिसरे पे होने चाहिए। ठीक है। चलिए, अब ये कहलाएगा वजन। क्या कहलाएगा? ठीक है ना। अब देखिए, हर एक वजन जो है ना, किसी ना किसी बहर से निकला होता है। किससे निकला होता है? हाँ, मैं बता दूं, जैसे ये बहर है, बे हे रे, बहर। अब इसमें क्या होता है, अब ये जरा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि जैसे मान लीजिए फेलुन, 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 ऐसा है। ये वजन हो गया और इसका एक नाम होगा। क्या होगा? जैसे बहर का भी एक नाम होता है। हमारे पास करीब करीब 19-20 बहरे हैं, सबका नाम है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, बहरे मुतकारिब। ठीक है। क्या है ये? बहरे मुतकारिब। हाँ, ये इस बहर का नाम है। अब इस बहर में करीब करीब आप नहीं भी चाहे तो 8-10 वजन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 8-10 वजन बना सकते हैं। आप कैसे, देखिए। आप क्या करेंगे, आप इस अपने शेर के हिसाब से आपको ये गुंजाइश मिलेगी कि आप नून को हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए? आखिरी में नून को हटा दीजिए। आप क्या लिख दीजिए? खाली फाल लिख दीजिए, फाल। तो अब ये वजन अलग हो जाएगा। क्यों? उसमें नून था, इसमें लाम नहीं है ना। हाँ, जैसे क्या हो जाएगा, जब भी तुमको देखा दर्द, है ना, जब भी तुमको देखा दर्द, ये वजन पे बैठ जाएगा। अब राहत तो नहीं बैठ सकता है ना। तो शायर अपने हिसाब से कभी फेल कर देगा, कभी फेलुन को फऊल कर देगा। ठीक है, दोनों तरफ लेकिन करना होगा और वजन पे लाना होगा। कभी आ, बस सिर्फ फा, अपने हिसाब से, क्योंकि इतनी गुंजाइश तो होनी चाहिए ना, है कि नहीं। हाँ, तो जो दोनों मिसरों में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो एक वजन कहलाएगा। और एक ही बहर से कई एक औजान, वजन की जमा औजान है। क्या है? औजान। तो एक ही बहर से कई एक औजान निकलते हैं। अभी आप चूंकि बच्चे हैं, अभी आपको उतना नहीं जानना है। अभी आप बहर और वजन दोनों एक ही जानिए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जब आप मान लीजिए कि जब भी तुमको देखा, अब जैसे इसको हम लिखते हैं, जब भी तुमको देखा मैं। देखिए, अब अगर हम फा करते तो मैं बैठ जा रहा ना वजन पे, और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। जब भी तुमको देखा मैं, है ना।
अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, हलचल दिल में, हलचल दिल में थी भी, मान लीजिए मैं ऐसी बस बैठा रहा हूं वजन पे, ठीक है। देखिए अब ये शेर बन गया मेरा, एकदम वजन पे आ गया। अब आप तोड़ेंगे तो देखेंगे जा सही एकदम, जैसे हल फे चल, फेलुन एक रुकन हो गया, दिल का मतलब दूसरे रुकन का फे में लून हो गया, दूसरा रुकन भी पूरा हो गया। तीसरा रुकन क्या है, फे भी। अच्छा एक फा छूट जा रहा है ना, तो कुछ और लिखना होगा, एक और लिखना होगा, हलचल दिल में भी, दिल में भी सज्जाद, नहीं ज्यादा हो जाएगा, दिल में थी, हमको चार लाना है, दिल में थी, क्या ला सकते हैं, दिल में थी कम कम, कम कम, ठीक है। मतलब आपको देख के मेरे दिल में हलचल कम कम है। अब देखिए बैठा कि नहीं वजन पे। तो इस तरह से शायर एक तो वजन सेलेक्ट कर लेते हैं और लिखते हैं देख करके। समझ में आ रहा है, समझा पा रहे हैं या नहीं ये बताइए। हाँ, मुश्किल नहीं है, ये प्रैक्टिस है, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। आप फिर मान लीजिए, आपको पता है इसको किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे जैसे चार चार रुकन है ना, तो आप नोट कीजिए कि फे में कितने हैं, दो, मतलब दो हरफी, लुन में दो, यानी कि अगर एक रुकन अगर आप देखेंगे तो एक रुकन में दो हरफी वाले दो लफ्ज होंगे, है ना। तो उसी तरह से आप हाथ पे रख सकते हैं कि दो 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 दो, मतलब दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात मरतबा दो दो। अगर पूरा फेलून अगर लेते हैं, सालिम लेते हैं, तो आठ मरतबा दो दो। अब आठ मरतबा आप दो दो बांध दिए, जैसे दिल भी, एक दो, दिल भी थी सुख, दिल भी था लिखना होगा, दिल भी था सुख दुख में जम, मान लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, जम दिल भी था दिल सुख, कम कम कर देते हैं। देखिए हुआ ना, वजन पे आया कि नहीं। तो अब आपके लिए यही हो जाता है कि अब आपको प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे बैठाने की पहले प्रैक्टिस करना होगा, समझे ना। जब आप बैठाने की प्रैक्टिस करेंगे, तब फिर आप क्या करेंगे, जब मान लीजिए आप शेर लिखने लगेंगे, है ना, तो आप शेर लिखते लिखते अब आप क्या करेंगे, इसी में आप सोचिए, आपको एक तो दो लाइन एकदम वजन पे बैठाना है, फिर उस दो लाइन में आपको रदीफ के लिए भी गुंजाइश रखनी है और काफिया के लिए भी। सोचिए, मुश्किल है ना जरा, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि आप बताइए इतने बड़े बड़े शायर हमारे यहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हो गए। अब आपको शायर की अहमियत का अंदाजा होगा, है ना। हाँ, ये लिखना इतना आसान नहीं, मतलब इतना खेल नहीं है, आसान नहीं है वो। अभी मैं आ, एक लिख रहा था, एक शेर था मेरा, जैसे उस बच्चे का हाल कैसे करूं बयां, ठीक है, जिसकी माँ भी नहीं रही इस जहां में, जहां में। अब देखिए, अभी जैसे एक शेर है, तो ये मेरा एक फर्द है। अब इसमें आपको फिर अगर तख्ती करना हो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उस बच्चे, मतलब फाइलून, है ना। यस सर, कैसे बोल दिए आप। हाँ, इसीलिए इसीलिए तो मैंने कहा कि यस सर कैसे बोल दिए आप। ये है, ये फा ई लुन, मतलब दो दो दो, ऐसा देखिए, दो बच्चे, मतलब ये चार मरतबा आ जाएगा, कैसे, बेचे
चाहिए, है ना? तो हुआ ना? तो इस तरह से वजन को नोट करते हैं, उस पर मश्क करते हैं। अभी मैं भी वही मश्क कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। देखिए, अ, अगर मश्क जारी रहा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये खतरनाक चीज है, लेकिन आप लोग को करना है। अब आपके लिए टास्क ये है कि आप अभी आप स्क्रीन पे देख लीजिए या लिख लीजिए। आपको मैं 4-5 रुकन दे रहा हूँ। चलिए एक ही रुकन देता हूँ, फेलुन, ठीक है? इंटू 4। हर मिसरे में आपको फेलुन 4 मरतबा करके आपको अल्फाज को वजन बना के भेजना है मुझे। जैसे मैं बना रहा था ना वैसे ही कोशिश कीजिएगा कि मानादार हो, ठीक है ना? ये आप कल तक भेज दीजिए, ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो बताइए अब कैसा लगा, आज की क्लास कैसी रही?